हेलो। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। सेम यूनिट न्यूक्लियर फिजिक्स सेकेंड यूनिट। कल हमने किया था इंटरेक्शन ऑफ हेवी चार्ज पार्टिकल विद मेटल। आज है उसी में थोड़ा सा छोटी छोटी डेफिनेशंस टाइप हमारी बचती हैं, तो आज हमें उन्हीं को करना है। उसमें है एक आपका रेंज एंड स्ट्रेचिंग फॉर हेवी चार्ज पार्टिकल। हमारे लिए जो रेंज और स्ट्रगलिंग वर्ड है उसकी जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरली हर जगह ही सेम रहेगा। अगर लाइट चार्ज पार्टिकल होता या कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता तो उसी के लिए भी हमारी ये डेफिनेशन सिमिलर रहती। जैसे क्या है, आपका जो डिपेंडेंसी फैक्टर है, आपकी जो एनर्जी लॉस है या रेंज किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, वो आपके फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज जो डेफिनेशन है रेंज हमारा है, जैसे हमने ये देखा था, कोई भी चार्ज कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल है, जब हमें उस इंसिडेंट पार्टिकल को फॉल कराना होता है किसी भी टारगेट मटेरियल के ऊपर, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी लूज करता जाता है जैसे जैसे वो ट्रेवल करता है। मान लो उसकी इनिशियल एनर्जी ई है, तो रेंज वो डिस्टेंस है। कोई भी इंसिडेंट पार्टिकल इनिशियल एनर्जी ई है, ये ट्रेवल कर रहा है किसी टारगेट मटेरियल की तरफ। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी डिक्रीज कर रही है। एक टाइम ऐसा होगा उस टाइम पे इसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, जीरो हो जाएगी। तो वो डिस्टेंस जितना इसने ट्रेवल किया अपनी इनिशियल एनर्जी को ई से जीरो करने में, उस डिस्टेंस को हम रेंज बोलेंगे। द रेंज ऑफ फॉर हेवी चार्ज पार्टिकल और रेंज ऑफ एनी इंसिडेंट पार्टिकल, दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम initial energy E to kinetic energy when its kinetic energy becomes zero. That distance will be called is called a range for that particle. तो ये रेंज हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रगलिंग अगर हम देखें, अगर हमारे पास मान लो बहुत सारे, हमारे पास कोई सिंगल इंसिडेंट पार्टिकल नहीं होगा, कभी भी देखें तो बहुत मल्टीपल पार्टिकल्स होंगे। जब भी हम इंसिडेंट मान लो हमारे पास 5 पार्टिकल, सभी की इनिशियल एनर्जी अगर सेम है, तब भी इन सभी का जो रेंज है वो सेम नहीं होगा। किसी का मान लो जो रेंज है 1 मीटर है, किसी का 1.1 मीटर होगा, किसी का 1.2 मीटर होगा। ये जैसे हम अज्यूम करके चल रहे हैं, तो जो रेंज है बेशक सभी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, फिर भी जो रेंज है वो सेम नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरेक्शन कोई पार्टिकल, जैसे ये आपका चार्ज पार्टिकल है, इंसिडेंट पार्टिकल, ये आपका टारगेट एटम है। कोई इंसिडेंट पार्टिकल इस रीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, कोई यहाँ इंटरेक्ट करेगा, कोई यहाँ इंटरेक्ट करेगा। तो हर जगह जो फोर्स है, हर मॉलिक्यूल के लिए जो फोर्स है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। और उस वेरिएशन की वजह से, क्योंकि कौन से पोर्शन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट है, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस जो है वो भी एक डिफरेंट, थोड़ा स्लाइटली माइन्यूटली डिफरेंट तरीके से हो रहा है। इस वजह से उसकी जो रेंज है वो भी हर पार्टिकल के लिए वेरी करेगी। तो एक एवरेज रेंज जो हम जितने सभी पार्टिकल्स के लिए रेंज निकाल लेते हैं, एक एवरेज रेंज से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की रेंज का जो डिफरेंस है उसको हम एवरेज रेंज की वैल्यू से जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उनकी रेंज का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग। मान लो एवरेज वैल्यू हमारी 1 मीटर, और एक फोटोन के लिए, सॉरी, एक इंसिडेंट पार्टिकल के लिए हमारी रेंज की वैल्यू 1.1, एक के लिए 0.9। तो इस पार्टिकल के लिए एवरेज 1 मीटर माइनस 1 मीटर यानी माइनस 0.1 मीटर, इसका रेंज हो गई। इसके लिए 1 मीटर माइनस 0.9, 0.1 मीटर प्लस, ऐसे हो सकता था 1.5 रेंज की वैल्यू, एवरेज वैल्यू 1 मीटर, तो 1 माइनस 1.5 इसका हो गया माइनस 0.5। ये स्ट्रेचिंग हो जाएगा। तो स्ट्रेचिंग क्या है, एवरेज रेंज से जो एक इंडिविजुअल पार्टिकल की रेंज का डिफरेंस है वो आपका स्ट्रेचिंग हो जाएगा। अभी हमें निकालना है एक जनरल फॉर्मूला निकालना है कि हेवी चार्ज पार्टिकल के लिए जो आपका रेंज है वो किस किस फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करेगी। हमने देखा था कल बैठे फॉर्मूले में कि जो एनर्जी लॉस है हमारा पर
z square e to power 4 divided by n, where n is number of electrons per unit volume, divided by 4 pi epsilon naught square m v square log of 2 v square divided by h। कुछ इस टाइप का हमारा फॉर्मूला था। अब हमें क्या करना था, रेंज निकालनी। रेंज क्या होगा आपका, डिस्टेंस होगा। रेंज वो डिस्टेंस जिसमें एनर्जी हमारी इनिशियल एनर्जी अगर ई नॉट है, ई नॉट से वो डिस्टेंस जिसमें हमारी इनिशियल एनर्जी ई नॉट से 0 है। तो E इज इक्वल टू dx where limit E goes from E naught to 0। dx को हम लिख सकते हैं, हमने क्या किया, dt से मल्टीप्लाई भी कर दिया, dt से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, अभी हमने क्या किया इसको, क्योंकि हमने माइनस dt/dx लिखा था, एनर्जी इंसिडेंट पार्टिकल की डिक्रीज हो रही है, तो हमने क्या किया, एक माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2 माइनस माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस माइनस dx/dx को कंसीडर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया e इक्वल टू e नॉट टू 0 माइनस dx/dt, यानी इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय माइनस dt डिवाइड बाय इस तरीके से लिख सकते हैं इनटू माइनस dt। अब ये जो माइनस है, अगर हम इसकी लिमिट्स को इन्वर्ट कर दें तो ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e इक्वल टू 0 टू e नॉट, ये माइनस यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा आपका लिमिट में, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस dt/dx का इनवर्स इनटू dt। अब इसमें अगर हम देखें माइनस dt/dx, माइनस dt/dx, ये z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, n नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस वो भी कांस्टेंट होंगे आपके, फॉर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, m e कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करता है, m बाय v स्क्वायर, और लॉग में हम फैक्टर है 2m e v स्क्वायर बाय h। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का इफेक्ट लॉग में कम रहेगा, क्योंकि लॉग फैक्टर को हमने ये देखा हुआ है, मान लो कोई भी चीज की वैल्यू अगर 10% है, अगर हम इस पे लॉग अप्लाई करें, लॉग 10%, रिजल्ट हमारा बचा 10 लॉग 7 लॉग 10 लॉग 10 1 है। तो वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू अगर वेरी हाई भी है तो लॉग फैक्टर उसको मिनिमाइज कर देता है, बहुत छोटा कर देता है। जैसे 10 मान लो वेलोसिटी 10⁻7 है, स्क्वायर 10⁻14 हो जाएगा, तो 14 ही वैल्यू आएगी हमारी। तो लॉग क्या करेगा, उस वैल्यू को बहुत ही छोटा कर देगा। तो एक तरीके से हम यहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है, यहाँ पे जो v स्क्वायर है ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करेगा, इसकी वजह से जो चेंज आएगा जो वो बहुत ही छोटा होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि माइनस dt/dx जो इसमें डोमिनेंट फैक्टर है वो 1/v स्क्वायर का है वेलोसिटी का, ना कि लॉग वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होता तो अपोजिट होता, तो अब हमें एक्सपोनेंशियल वाली टर्म लेनी पड़ती, बट यहाँ पे ये लॉग इस वैल्यू को मिनिमाइज कर देगा, इसी वजह से हम इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। और z स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर फॉर डिफरेंट टारगेटेड मटेरियल, तो माइनस dE/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है, या इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो v स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E/m, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस dE/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर की जगह e इंटू m z स्क्वायर डिवाइड बाय e के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो dx ये वेक्टर अब हम इसमें पुट करते हैं माइनस, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा r जो है रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तरीके से अगर प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो इंटीग्रेशन e इक्वल टू e नॉट 0 टू e नॉट माइनस dE/dx का इनवर्स, माइनस dE/dx यानी mz स्क्वायर बाय e, इसका इनवर्स यानी e डिवाइडेड बाय mz स्क्वायर
इंटू डी सी। तो यहाँ से आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो आएगा, अगर हम इंटीग्रेट कर दें इसको तो ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम जेड स्क्वायर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। यानी जो रेंज है हमारी, रेंज और ई नॉट की वैल्यू भी हमने इसमें पुट करें तो ई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय एम जेड स्क्वायर, यानी जो हमारी रेंज है पार्टिकल की वो किस पे वेरी कर रही है, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, उसकी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। टारगेट एटम की अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर जो रेंज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जेड स्क्वायर की। यानी जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा रेंज पार्टिकल के लिए कम होगी। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा रेंज हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी रेंज भी हमारी उतनी ही ज्यादा होगी। ये अगर हम इस लोग वाले वेक्टर को ही कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा जो रिजल्ट आएगा आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मिलेगा ई नॉट की पावर 3/2 और 1.34। एग्जैक्ट 2 नहीं मिलेगी अगर हम इस वेक्टर को कंसीडर करते हैं। नॉर्मल अगर हम नॉर्मल चलिए इसमें तो हमारी रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z square where z is atomic number of our target atom and mass m of incident particle, mass of incident particle इस पे डिपेंडेंट होगी। नेक्स्ट हमारा है इंटरेक्शन ऑफ अनचार्ज पार्टिकल यानी गामा रेज। इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज और अनचार्ज पार्टिकल। अभी तक हमने हैवी चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन किया है, हमने लाइट चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन किया, अभी हमें करना है अनचार्ज पार्टिकल यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसमें गामा रेज होगी, गामा रेज हमें पता है फोटोन्स है, फोटोन्स का चार्ज 0 होता है, मास का मास जो है वो भी 0 होता है। तो इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज हमें करना है। अब कोई भी अनचार्ज पार्टिकल का हमारे 3 तरीके से इफेक्ट हो सकती है, 3 टाइप से इंटरेक्शन होगा। और हमें एक चीज का ध्यान रखिए, जो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल और अनचार्ज पार्टिकल बिल्कुल डिफरेंट होंगे। चार्ज पार्टिकल का हमने जैसे किया था एक्साइटेशन और आयनाइजेशन होगा, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा फॉर फोटोन्स दैट विल बी डिफरेंट काइंड। और ये हम स्पेशली गामा रेज के लिए कर रहे हैं। गामा रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाईली एनर्जाइज्ड यानी इनकी एनर्जी गामा रेज की एनर्जी सभी से ज्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली 3 टाइप की इंटरेक्शन शो करेंगे। फर्स्ट आपका होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड कॉम्पटेंट इफेक्ट, थर्ड आपका होगा पेयर इफेक्ट। 3 टाइप से इंटरेक्ट करेंगे। जो हमारी गामा रेज है वो मेटल के साथ 3 टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक में वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे, एक में कॉम्पटेंट इफेक्ट शो करेंगे, एक में पेयर प्रोडक्शन। कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है वो डिपेंड करेगा गामा रेज की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, और सेकंड डिपेंड करेगा जो आपका टारगेट एटम है, टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर z क्या है। इन ये 2 फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा इंटरेक्शन डोमिनेट करेगा। सबसे पहले अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पहले भी पढ़ रखा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर हम फोटोन किसी भी मेटल के ऊपर फॉल कराते हैं तो वो फोटोन मेटल के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकता है। एक इसमें कंडीशन क्या है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मान लो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर हम फोटोन मेटल के ऊपर फॉल कराएं तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ना हो। वो फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना शुरू करता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फोटोन, उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जैसे कि न्यू की वैल्यू न्यू नोट से ज्यादा होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, उसकी इक्वल होगी, तभी आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा। इसमें क्या होता है, मान लो एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है,
के शेल के इलेक्ट्रॉन, एल शेल के इलेक्ट्रॉन, एफ शेल के इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये फोटोन है जिसकी फ्रीक्वेंसी नॉट से ज्यादा है। जब तुम इसको फोल्ड कराते हो तो ये फोटोन क्या करता है, ये फोटोन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को कंप्लीटली लीव कर देता है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये और यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये इसके लिए कंडीशन क्या है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है फोटोन की वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। जब एनर्जी हमारी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होगी या इससे कम होगी तब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा और एटॉमिक नंबर जो टारगेट है उसका वो हाई है। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए कंडीशन क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इससे इसके बराबर होनी चाहिए और एटॉमिक नंबर जो है टारगेट एटम का मेटल का वो हाई होना चाहिए। इसमें होगा क्या, जब भी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन को फोल्ड कराओगे तो वो के शेल से पर्टिकुलरली बेसिकली इसमें क्या होगा, मेनली के शेल के अंदर जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हुआ है उसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा इस तरीके से अगर इंटरेक्ट करते हैं। तो इसको डिटेल में हमें इसको क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है तो ज्यादा डिटेल हम इसकी वहीं पे करेंगे, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी में जो भी चीजें हैं वो हम वहां पे करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ न्यूक्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चेक कर रहे हैं कि गामा रेज अगर इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ तो किस तरीके से ये इफेक्ट को शो करेगा, किन किन कंडीशंस में, एनर्जी की कंडीशन क्या होनी चाहिए और एटॉमिक नंबर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, जस्ट हमें यही देखना है। और इसमें जब भी तुम फोटोन को फॉल कराते हो इस फोटोन की मैक्सिमम एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर लेता है। लगभग इस फोटोन की जितनी एनर्जी थी उसका 80% एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर देगा। और एब्जॉर्प्शन कितना होगा, एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है ये आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Z एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एटम की पावर 5 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन यानी H उसकी पावर 3.5, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमारा बताएगा कि जो आपने फोटोन फोल्ड किया इलेक्ट्रॉन ने उसकी कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, वो आपका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बताएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा कॉम्प्टेन इफेक्ट। कॉम्प्टेन इफेक्ट आपका मेनली तब ऑब्जर्व होगा जब हमारे नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्टेन इफेक्ट। कॉम्प्टेन इफेक्ट बेसिकली आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको हम ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ही हमें पढ़ना है। यहाँ पे हम जस्ट बेसिक डेफिनेशन देखते हैं और देखते हैं ये इफेक्ट कब होगा आपका, कब इंटरेक्ट करेगा, एनर्जी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है। तो कॉम्प्टेन इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, मान लो ये बेसिकली हमें नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्टेन इफेक्ट। कॉम्प्टेन इफेक्ट में बेसिकली क्या है, कॉम्प्टेन इफेक्ट हमें डिटेल में करना है क्वांटम मैकेनिक्स में, जहाँ पे हमें जस्ट फॉर न्यूक्लियर पर्पज के लिए करना है कि गामा रेज इंटरेक्ट करती हैं तो कॉम्प्टेन इफेक्ट भी हो सकता है। तो कॉम्प्टेन इफेक्ट क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्टेन इफेक्ट कब होगा, कितनी एनर्जी का फोटोन अगर हमारा होगा तब हमारा कॉम्प्टेन इफेक्ट जो है वो शो होगा। इसमें बेसिकली पहली बात तो ये है जो हमारा टारगेट एटम है, टारगेट एटम एटॉमिक नंबर है दैट शुड बी लो, लाइक कार्बन एटम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एटम है, इन पे अगर तुम गामा फोटोन या गामा फोटोन और एक्सरे फोटोन, सिर्फ यही फोटोन जैसे हैं, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यही स्पेक्ट्रम हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ यही रेज ऐसी हैं जो हमारा कॉम्प्टेन इफेक्ट शो कर सकती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्पेशली गामा रेज पढ़ने को हम सिर्फ गामा को कंसिडर कर रहे हैं। ये सिर्फ तभी होगा जब आपका टारगेट एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर छोटा, बहुत कम हो, जेड वैल्यू लो, यानी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इससे पहले, बट एटम हमारा स्टेबल होना चाहिए, एटम जो है वो स्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो तब हमारा कॉम्प्टेन इफेक्ट होगा। इसमें होगा क्या, जैसे मान लो कोई भी हमका टारगेट एटम को हम
रेस्ट पे कंसीडर किया टारगेट एटम आपका रेस्ट पे है, स्टेबल है, तो टारगेट एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे, और टारगेट में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एक हैवी वेट ऑब्जेक्ट है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट है तो मूव ही नहीं कर पाएगा, तो न्यूक्लियस को हमने यहाँ से ऑब्स्ट्रक्ट एक तरीके से डिलीट कर दिया हमारे सिस्टम से, को समझने के लिए कि वो क्या रहा है यहाँ पे, तो हमने सिर्फ इस एटम के इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया है, तो ये है इलेक्ट्रॉन जिसको हमने एट रेस्ट कंसीडर किया है कि ये रेस्ट पे है, हालांकि ये रेस्ट पे नहीं होता तो हमने सिर्फ इसको अज्यूम किया, ये है इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन जो है ये है ऑफ टारगेट एटम का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर किसी के साथ कोलिजन अगर होता है किसी भी फोटोन का तब ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज इसी के साथ होती है और ये थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही अपना फ्लक्चुएट करना शुरू कर देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने रेस्ट पे कंसीडर किया है, इलेक्ट्रॉन आपका टारगेट एटम का है, यहाँ पे हम इस पे गामा फोटोन जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी h न्यू है और न्यू जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है, ये अगर हम इसके ऊपर फोन कराते हैं तो जिससे ही ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्शन के बाद गामा फोटोन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इलास्टिक कोलिजन है, दोनों इलास्टिकली कोलाइड करेंगे, इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली आपका क्या होता है, टोटल एनर्जी एज वेल एज टोटल मोमेंटम बोथ रिमेन्स कंजर्व, दोनों ही क्वांटिटी आपकी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज आपका मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, तो जैसे ही इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा, गामा फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी एनर्जी शेयर करेगा, तो इसकी एनर्जी कुछ डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी बट वेवलेंथ ऑफ दिस गामा फोटोन डिक्रीज हो जाएगी और ये स्कैटर कर जाएगा, स्कैटरिंग होगी इसमें इस तरफ अपना गामा फोटोन, इस गामा फोटोन की एनर्जी अगर h थी तो स्कैटरिंग के बाद इसकी एनर्जी h न्यू डैश बचेगी, वेयर न्यू डैश इज लेस देन न्यू डैश की वैल्यू न्यू से लेस होगी और लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दिस इनिशियल gamma photon and gamma lambda dash is wavelength of this final photon, और जो इलेक्ट्रॉन है ये टोटल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रिकंसाइल कर जाएगा, यानी ये भी मूव करेगा इस तरीके से कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, प्लस हमें कुछ अनस्कैटर्ड फोटोन भी मिलते हैं, अनस्कैटर्ड फोटोन का मतलब क्या है, जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, वो स्टेट चले जाएंगे एक तरीके से, वो अपनी एनर्जी का कोई शेयर के साथ कोई शेयरिंग नहीं करेंगे तो वो फोटोन जो स्कैटर्ड चला जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो एक तरीके से कॉम्पटेटिव इफेक्ट क्या है, कॉम्पटेटिव इफेक्ट की सिंपल डेफिनेशन हमारी यही रहेगी, जब भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन, जब भी एक हाई एनर्जी फोटोन इधर गामा रे फोटोन और एक्सरे फोटोन को हम किसी लो एटॉमिक नंबर एटम के ऊपर फॉल कराते हैं, देन हमें दो टाइप के फोटॉन्स मिलेंगे, एक फोटोन होंगे अनस्कैटर्ड, एक फोटोन होंगे स्कैटर्ड। अनस्कैटर्ड फोटोन वो होंगे जो कोई एनर्जी शेयर नहीं करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द सेम, द फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन विल बी द सेम, एंड सेकंड होंगे आपके सेकंड टाइप के होंगे आपकी स्कैटर्ड फोटोन, जिनकी फ्रीक्वेंसी will be less than initial frequency of the photons. तो दो टाइप के हमें फोटोन मिलेंगे, ये सिर्फ तभी होगी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में के लिए कंडीशन क्या है, एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होनी चाहिए, एनर्जी जब इन दोनों के बीच में लाई करेगी 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो और 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तब आपका कॉम्प्लेक्स इफेक्ट होगा, और इसमें जो Z है एटॉमिक नंबर वो लो होना चाहिए, जब ये कंडीशंस होंगी तब आपका इंटरेक्शन जो है गामा फोटोन के साथ कॉम्प्लेक्स इफेक्ट टाइप होगा। उसके बाद है हमारा पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जो है हमारा कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी का या एनर्जी इनटू मास टाइप मतलब है। पेयर प्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, पहली बात तो पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस सिर्फ तभी ऑब्जर्व होगी जब आपका गामा फोटोन की एनर्जी ज्यादा 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट
अगर 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है या इससे ज्यादा है तभी हमें पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं होगा। ये जो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये एनर्जी बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 पॉजिट्रॉन की लेस्ट मास एनर्जी के बराबर है। 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन की रेस्ट के सम की रेस्ट मास एनर्जी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसमें पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जब भी कोई गामा फोटोन इंटरेक्ट करता है हमारा एटम के साथ, जब भी गामा फोटोन टारगेट एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये गामा फोटोन आपका इसके कोलोम्बियन इफेक्ट, इसके जो एटम है, एटम के अंदर कूलम फोर्स है, इस कूलम फोर्स के इंटरेक्शन में आके, इस कूलम फोर्स के फील्ड में आके ये गामा फोटोन अगर इसकी एनर्जी इस वैल्यू से ज्यादा है तब ये गामा फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन में टूट जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक गामा फोटोन ने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन के पेयर को प्रोड्यूस किया है, इसी वजह से हम इस रिएक्शन को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, गामा फोटोन अगर उसकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ज्यादा है तो जब भी एटम के साथ इंटरेक्ट करेगा टारगेट एटम के साथ, ये इसके न्यूक्लियर फील्ड के अंदर आके इसके फील्ड में पहुंच के 1 इलेक्ट्रॉन और 1 पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे पेयर प्रोडक्शन। इसका अपोजिट जो होता है, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिट्रॉन के साथ मिलकर 2 गामा फोटोन और 3 गामा फोटोन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिहिलेशन रिएक्शन या फिर एनिहिलेशन प्रोसेस। वो क्या है, जिसका पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई है, तो ये रिएक्शन आपकी पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन होगी। इसमें अगर इस गामा फोटोन की एनर्जी इक्वल है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तब जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है। अगर इस गामा फोटोन की एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तब 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो यूज हो गई इनकी रेस्ट मास एनर्जी के लिए, बाकी जितनी भी एनर्जी है वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन। पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन में अगर हम इसमें देखना चाहें तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एमिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -m0c² से -∞ के बीच में लाई करें। जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी +m0c² से +∞ के बीच में लाई करें। जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी -m0c² से -∞ के बीच में लाई करेगी, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी +m0c² से +∞ के बीच में लाई करेगी। अगर हम इसका जैसे डायग्राम बनाना चाहिए, स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए तो चीज कर इधर है ओरिजिन 0 काइनेटिक एनर्जी, इधर है आपका +m0c², इधर है आपका -m0c²। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इस लेवल से कम होगी, जो पॉजिट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी इस लेवल से ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स के बीच में ये जो गैप है, इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी का कोई भी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करेगा, क्योंकि मिनिमम रेस्ट मास एनर्जी तो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी ये है, इलेक्ट्रॉन के लिए रेस्ट मास एनर्जी ये है। कोई एटम अगर रेस्ट पे है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से टाइटली बाउंड होते हैं, जिनकी एक फिक्स एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है वो -m0c² मिनिमम होगी और या फिर इस रेंज में आपकी लाई करेगी। जैसे ही आपने मान लो कोई गामा फोटोन फॉल कराया उसके ऊपर या कोई भी, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम को लीव कर देगा एक तरीके से, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके हायर एनर्जी रीजन में पहुंच जाएगा। यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी इधर क्रिएट होगी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है तो वो यहाँ पे पॉजिट्रॉन फॉर्म करेगी और ये इलेक्ट्रॉन इस रीजन में चला गया है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपका जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें एक तरीके से क्या हुआ, जैसे ही रेस्ट मास
कोई भी एटम रेस्ट पे था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके टाइटली बाउंड थे, उस स्टेट को हमने डिस्टर्ब किया बाय फिक्स एनर्जी, इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर हमने इसे प्रोवाइड किया 2m0c² से, तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेट को छोड़ के इस एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर लेगा। इस स्टेट को उसने छोड़ा है तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे एक पॉजिट्रॉन क्रिएट हो गया है। इसने यहाँ पे उतना ही चार्ज पॉजिटिव में बन जाएगा जितना एक इलेक्ट्रॉन का था, वही हमारा पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन इस नेगेटिव स्टेट के अंदर जनरेट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे स्टेट अपनी ऑक्यूपाई की है, तो सिमिलरली यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस हो गया आफ्टर ए पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ फोटॉन के इंसिडेंट के बाद। इसको हम आगे फर्दर थ्योरीज के साथ एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ये आपका क्वांटम में हमारा थोड़ा डिटेल में आएगा, तो अभी हम इससे ज्यादा नहीं करते हैं।